Physical properties of mineral. As I told you, they over the surface of the earth. अब क्या हुआ सर? मैम स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करो। Let's continue our chapter number 5, that is minerals and rocks. In the previous lecture, we were discussing about the minerals. What is major minerals to which our earth crust is composed of? I told you that there are 6 major minerals which are found in abundant quantity over the surface of the earth and which are mostly used. First is feldspar. Feldspar, half of the earth crust is made up of feldspar. है उसका हाफ पार्ट यानी 50% अर्थ क्रस्ट जो है वो किससे बनी है? फेल्डस्पर से बनी है। इसे अब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, दैट इज दैट वेरीज फ्रॉम लाइट क्रीम टू पिंक। इसका कलर जो है वो क्या है? लाइट क्रीम से लेकर पिंक कलर तक में हमें ये मिलता है फेल्डस्पर। इसमें जो मेन मिनरल्स मिलते हैं पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। फेल्डस्पर जो है वो हमें कुछ स्पेसिफिक फेल्डस्पर की वैरायटीज मिलती हैं जिनका हम यूज जो है वो किस में करते हैं? क्रेमिक्स और ग्लास मेकिंग में। दैट इज यूज्ड इन क्रेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग। सेकेंड इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को आपने देखा होगा, वॉचेस में भी हम इसका यूज करते हैं क्वार्ट्ज का, है ना? तो क्वार्ट्ज इट इज कंसिस्टेड ऑफ सिलिका एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। Most important component of sand and granite. It is very hard mineral and insoluble in water. चलिए बेटा, थर्ड हमने किया पायरोक्सिन। Pyroxene, it consists of calcium, aluminium, magnesium, iron and silica, and it forms 10% of our earth's crust. It is found in green or black color. Next is amphibole. It consists of 7% of our earth's crust and it is also found in green or black color.
and it consists mainly aluminium, calcium, silica, magnesium and iron. Next is mica. It consists of 4% of our Earth's crust and it is mainly found in igneous and metamorphic rocks. It is mainly used in electrical products. The last one is olivine. Sixth is olivine. Its main elements are magnesium, iron and silica, and it is generally found in basaltic rocks. बेसाल्टिक रॉक्स में ये हमें मिलता है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीनिश क्रिस्टल कलर में ये हमें मिलता है। And it is mainly used in making jewelry. ज्वेलरी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ओलिवाइन के जो स्टोन है वो हम अपने फिंगर्स में रिंग्स के रूप में डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ऐसा डालते हैं। These are our 6 minerals which are mainly used in different purposes. So now come to the rocks. सबसे पहले रॉक्स क्या हैं? अभी हमने देखा था कि जो मिनरल्स हैं that comes out over the surface of the earth from the magma. मैग्मा के थ्रू जो है मिनरल्स हमारे अर्थ सरफेस पर आते हैं। जब ये इस मैग्मा बाहर आता है तो यही मिनरल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स, और वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, है ना। तो इट मीन्स रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो किससे बनी है, मिनरल से बनी है। सो वी कैन से अ रॉक इज एन aggregate of one or more minerals. अब किसी एक रॉक में हमें कोई एक मिनरल नहीं मिलता, that's why we have to extract the minerals from the rocks, कि हमें जो मिनरल्स में रॉक से मिनरल एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एक रॉक में जो है किसी एक पर्टिकुलर मिनरल की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो उसी रॉक से, उसी माइनिंग एरिया से हम क्या करते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रॉक्स जो हैं, सबसे पहले कि रॉक्स जो है वो हमारे आउटर क्रस्ट का क्या है, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, क्योंकि जो हमारा लिथोस्फीयर है, हमारा जो लिथोस्फीयर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। किससे बना है, ये हमारा रॉक से बना है। तो लिथोस्फीयर की फॉर्मेशन जो है रॉक से हुई है, और लिथोस्फीयर जो है इस पर ही हमारे जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रॉक्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज द रॉक्स The rocks can be hard and soft. Hardest rock जो है वो हमारी कौन सी है, ग्रेनाइट, और सॉफ्टेस्ट रॉक जो है वो हमारी कौन सी है, दैट इज सॉफ्टस्टोन। तो हमें हर तरीके की जो रॉक्स हैं वो मिलती हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर हार्डेस्ट रॉक भी है और सॉफ्टेस्ट रॉक भी है। जो हमारे अर्थ पर हमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलते हैं,
रॉक्स की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में जैसे करेंगे कि जो हमें वाटरफॉल मिलता है, ठीक है, उसके बाद रैपिड्स मिलते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है रॉक्स की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर। तो इट मींस रॉक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द लैंड फॉर्म्स फाउंड ऑन द ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमें अर्थ सरफेस पर लैंड फॉर्म्स मिलते हैं वो किसकी वजह से हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के कारण हमें इनकी मिलती है। ऐसे ही जो हमारे हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट के साथ साथ ये हमें डिफरेंट कलर्स में भी मिलते हैं, जैसे कि ग्रेबो है। ग्रेबो जो रॉक है उसका कलर क्या है? ब्लैक है। और क्वार्टजाइट जो है उसका कलर जो है वो क्या है? व्हाइट है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं? डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स के जो है रॉक्स मिलती हैं। अब इन कलर्स के कारण किसकी, जो रॉक्स के कारण ही किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉइल की। So soil is also formed by the rocks, and that's why we found different types of soil. Different types of soil have different type of minerals. So the rocks are very important for the landforms and the soil formation. Clear है इसका आपको? Now सबसे पहले की जो रॉक्स हैं, ये इसकी फॉर्मेशन हमने कहा कि कैसे होती है कि जब मैग्मा बाहर आता है तो हम रॉक्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई द रॉक्स इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री, एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। नो डाउट कि आप कहोगे कि मैम हमने ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं सारे रॉक्स, बट उसमें आपने जर्नल डिस्क्रिप्शन पढ़ा, व्हाट इज इग्नियस रॉक्स, हाउ इट इज फॉर्म, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, दैट्स इट। बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ देम। हर एक का हम इसमें क्लासिफिकेशन भी करेंगे। दे हैव सब टाइप्स आल्सो। फर्स्ट कम टू द इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स पे आते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। Who will tell me? Just write or raise your hand. क्या होती है इग्नियस रॉक्स? Anybody know? If you know the answer, raise your hand. What is igneous rocks? First of all, the igneous word comes from the Latin word ignis. Ignis means fire. ठीक है, यहीं से इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें नजर आ जाती है। ignis का मीनिंग क्या है? फायर। यानी igneous rocks are those rocks which are derived from the fire. Fire means magma or lava. So it is formed from the solidification of lava over the surface of the earth ये रिश्ता क्या है? and as well inside the earth. अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन सरफेस के ऊपर भी है और सरफेस के अंदर भी है, अर्थ के अंदर भी है। अब आप इस लास्ट चैप्टर पर जाते हैं जहां पर हमने वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि जो लावा है जब वो बाहर आता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो कई बार इजिली जो है वो अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। लेकिन समटाइम्स मैग्मा solidified inside the earth also, and we have discussed all the features made by this type of magma, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर इनसाइड द अर्थ भी मैग्मा जो है डिपॉजिट हो सकता है। जब मैग्मा इनसाइड द अर्थ रह जाता है तो वो वहीं पर
सॉलिडिफाइड हो जाता है और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अर्थ सरफेस पे भी हमें इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन मिलती है और इनसाइड द अर्थ भी, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, बेसाल्ट की जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है, हमारी अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। तो ये चीज जो है वो हमारी क्या है, इग्नियस रॉक्स में मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाइड हो रहा है, यानी ये प्राइमरी स्टेज है। सो द इग्नियस रॉक्स आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर कंपोज्ड फर्स्टली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर जितना भी हमारा जो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन है वो किससे हुई है, मैग्मा से हुई है, नो डाउट। बट यहाँ पर हमें जो इग्नियस रॉक्स है वो 2 टाइप से हमें इसमें इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब इग्नियस रॉक्स को हम जो है टेक्सचर बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कि किस तरीके का उसका टेक्सचर है। वी कैन क्लासिफाई द इग्नियस रॉक्स इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स इसमें हमारी कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें हमारा आ जाता है कि जो हम टेक्सचर का मीनिंग क्या है, कि इसका ड्यूरेशन क्या है। टेक्सचर मीन्स कैसे दिखाई देती है, उसमें क्रिस्टल जो है वो कैसे हैं। अब क्रिस्टल की फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर द टाइम ऑफ कूलिंग लावा जब बाहर आ रहा है तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में आने के बाद वो धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू होगा, ठीक है। अब इसके भी हमें टाइम डिफरेंसेस मिलते हैं और उस पर डिपेंड करता है कि इसका टेक्सचर कैसा होगा, इसके जो क्रिस्टल हैं वो कैसे होंगे। इफ द लावा कूल्स वेरी स्लोली, यहाँ पर एक तो अगर लावा cools slowly, then the crystal will be larger. तो उसके क्रिस्टल क्या होंगे, लार्जर होंगे, यानी उसके कण जो है वो बड़े होंगे। बट इफ द लावा cools very rapidly or fastly, if the lava cools fastly, then the crystals will be small. होंगी हमारी ये दोनों ही igneous rocks, but the crystal formation is depend upon the cooling time of the lava. If the lava cools slowly, the crystal will be larger, and if the lava cools slowly faster, then the crystal will be smaller. तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलती है, डिफरेंट क्रिस्टल टाइप की फॉर्मेशन मिलती है इग्नियस रॉक्स में। नाउ कम टू द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि इसका वर्ड ही जो है इसको डिराइव कर रहा है, इसका जो सेडिमेंट्री वर्ड है दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम से इसको लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, सेटलिंग, मीन्स सेटलिंग, किसी चीज का सेटल होना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डेन्यूडेशन के एजेंट हैं, द एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ना, ऊपर से उखाड़ देना, उनको लूज कर देना, उनकी बॉन्डिंग को कम कर देना। तो यहाँ पर जो हमारे डेन्यूडेशन एजेंट हैं, ये डेन्यूडेशन एजेंट जो है वो हमारे मेनली 5 हैं, जिसमें से जो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो वहां पर रिवर वाटर एंड ग्लेशियर आर द डोमिनेंट फीचर्स।
इसके साथ साथ हमारे जो विंड, अंडरग्राउंड वाटर एंड ओशन वेव्स डोमिनेट डेनिटेशन एजेंट्स। ये जो है हमारे मेन 5 एजेंट्स हैं जो डेनिटेशन का वर्क करते हैं, यानी कोई हिली एरिया है, इस पर हर टाइम जो है रेनफॉल हो रहा है या रिवर फ्लो कर रही है, तो वो अपने फ्लो से वाटर में इतनी स्पीड और इतनी जो है उसकी इंटेंसिटी होती है कि वो इसको जो रॉक्स को कट करती चली जाती है, और रॉक्स को कट करने के बाद यहाँ पर इसके जो है डेब्रिस जिसको हम कहते हैं, इसका मलबा, जो रॉक्स के पीसेस हैं वो हमें डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है उसमें करेंगे। तो जो जितना ये तोड़ते हैं इस रॉक्स को, उसके वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, डेब्रिस। अब इन डेब्रिस को जो है ये रिवर अपने साथ फ्लो करके अपने लोअर पार्ट में ले आती है और यहाँ पर लोअर हिली एरिया में उसे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अब डिपॉजिट शुरू कर देती है तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट टाइम आया तो एक लेयर आ गई, फिर दूसरी बार रिवर आई, रिवर पानी तो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, फिर वो अपने साथ दोबारा से सेडिमेंट्स लेके आएगा और इसके ऊपर बिछा देगा। इसी तरीके से थर्ड टाइम फिर इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि लेयर ओवर लेयर जो है सेडिमेंट्स क्या होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सेडिमेंट्स जो है लेयर ओवर लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं। अब लेयर ओवर लेयर, ये एक लेयर है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये फिफ्थ लेयर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सबसे वाली नीचे वाली लेयर है उस पर इन सब लेयर्स का क्या होता जाएगा, प्रेशर होता जाएगा। फर्स्ट लेयर पर सेकंड का आ गया, सेकंड पर फिर थर्ड, और थर्ड का फोर्थ का जो है थर्ड पे आ जाएगा, और फोर्थ जो प्रेशर है वो सभी पर आएगा, यानी नीचे वाली लेयर्स जो है वो क्या होती जाएंगी, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी। कंप्रेस होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक दूसरे में बिल्कुल बाउंड हो जाएंगी, और बाउंड होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो कंपैक्शन का जो प्रोसेस है कि जहां पर रॉक्स जो हैं वो क्या होती जाती है, ड्यू टू द प्रेशर, due to the pressure of upper layers, the rocks get compacted, कंपैक्ट हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। जहां पर रॉक्स जो हैं अपर लेयर्स के प्रेशर के कारण कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लिथिफिकेशन। अब लिथिफिकेशन, इसके बाद जो है लिथिफिकेशन में जो है हमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, इन सेडिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। इस तरीके की जो फॉर्मेशन है वो वेरी करती है, उनकी थिकनेस वेरी करती है कि ये जो है थिकनेस यहाँ पर हमें ज्यादा भी मिल सकती है, किसी प्लेस पर कम भी मिलती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। तो थिक लेयर्स जो हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है, जैसे कि सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में हमें थिक लेयर फॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पर जो है कि किस तरीके से फॉर्म हो रही हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, according to the mode of formation we can classify the sedimentary rocks into 3 types। 3 types में हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं sedimentary rocks को according to the formation। मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा मैकेनिकल, फर्स्ट इज मैकेनिकली फॉर्म, सेकेंड इज organically formed, and third is the chemically।
अब इसमें से मैंने आपको मैकेनिकली फॉर्म्ड बताया कि जो डेनिटेशन एजेंट है वो रॉक्स को टियर ऑफ करते रहते हैं और वो सेडिमेंट्स आके रिवर नीचे डिपॉजिट कर देती है। लेयर ओवर लेयर जो है डिपॉजिशन होता है, जिससे कि वो लेयर्स नीचे की लेयर्स कॉम्पैक्ट हो जाती है एंड दैट कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल किया था सैंडस्टोन का कि सैंडस्टोन जो है वो इस तरीके से ही हमारा फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स के या ह्यूमन बीइंग्स के जो डेड रिमेन्स हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं, दैट बरीड इनटू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे दबते चले जाते हैं, ऐसे ही उनकी भी लेयर्स 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 बनती जाती है एंड दैट कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स लाइक आवर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारी ऑर्गेनिकली होती है। नेक्स्ट आता है केमिकली फॉर्म। अब केमिकली फॉर्म्ड जो वर्क है वो मोस्टली किसका होता है, अंडरग्राउंड वाटर का। अंडरग्राउंड वाटर का है, या फिर हम इसका जो केमिकली फॉर्मेशन है वो हम देख सकते हैं एरिड रीजन। अब मैं इस चीज का दोनों का आपको बताऊंगी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो क्या करता है कि हमें इसमें स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट्स की जो है फॉर्मेशन मिलती है। अब ये फॉर्मेशन क्या है कि आपने जैसे मूवीज में देखा होगा कि केव्स होती हैं, केव्स में कुछ जो है हिस्सा ऐसे लटका हुआ होता है रॉक्स चट्टानों का, कुछ जो है ऊपर को उठा हुआ होता है, तो इसको हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं, इसको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। अब ये कैसे फॉर्म होता है कि ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ द वाटर poured ऑफ इनसाइड द अर्थ, कि यहाँ से पानी जो है रिस रिस के नीचे जमता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर कैल्शियम वाली रॉक्स हैं जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा कि ये पानी जो नीचे जाएगा उसके साथ साथ कैल्शियम भी जाएगा। वो रॉक्स को कैल्शियम जो है पानी क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा और कैल्शियम प्रोसेस यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे ये कैल्शियम यहाँ पर डिपॉजिट होकर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है ये स्टैलेक्टाइट की। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कैल्शियम की फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है एरिड रीजन। एरिड रीजन में जो है वो हमें कैसे मिलता है, आपने पलाया सुना होगा। पलायस क्या है कि जो हमारे एरिड रीजन है उसमें नो डाउट कि इवेपोरेशन जो है वो हायर अमाउंट में होता है, सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अब जहाँ पर ये वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी लेक या छोटी सी झील है या कोई भी पोंड है, उसमें क्या होगा, पानी होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पानी हमें नहीं दिखाई देता, वहां पर जल्दी डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। अब ये जो है हाई टेम्परेचर के कारण ये पानी जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पानी तो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, लेकिन वहां पर जो साल्ट है, जो पानी में साल्ट मिक्सेस हैं यानी मिनरल्स जो मिक्सेस हैं, वो साल्ट यहाँ पर क्या रह जाते हैं, डिपॉजिट रह जाते हैं। पानी इवेपोरेट हो गया और उसमें से क्या रह गया, जो उसका सॉलिड मटेरियल है यानी कि साल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर किसकी कंपोजिशन हो जाती है, केमिकल से बनी हुई रॉक्स की कंपोजिशन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन है, पोटाश है। हाँ जी मैम, लास्ट 1 मिनट है। हेलो। Limestone and potash are the some of the examples of the chemically formed sedimentary rocks. So students, if you have any doubt, now you can ask. We will discuss the metamorphic rocks in our next lecture. I will ask